स्वागत है आप सभी का आपके अपने केबीसी किंगडम बायोलॉजी क्लासेस में। मैं विवेकानंद और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं बायोलॉजी फॉर क्लास 12th एंड नीट यूजी प्रिपरेशन। भाई अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फिलहाल चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। भाई इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने कुछ जनरल इंफॉर्मेशन जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है, फिर अगर बात करी जाए तो हम लोगों ने देखा था भाई कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ को किस तरीके से हम लोग बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था और पढ़ा था आरसीएच के बारे में, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में, और फिर हम लोगों ने कुछ मेजर टास्क के बारे में देखा था जो कि आरसीएच के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो भाई इन सब चीजों को जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां मिल जाएगा लिंक और जल्दी से देख लीजिए। आज भाई हमें पढ़ना है सबसे पहले तो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, और फिर हमारे पास दूसरा टॉपिक होगा भाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज का टॉपिक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। भाई ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खासकर बोर्ड्स में तो बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड। व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हिंदी में बात करेंगे तो कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं और व्हाट आर द रीजंस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो सिंपली समझना भाई हम लोगों को क्या है, पॉपुलेशन मतलब क्या हो गया भाई कि ग्रुप ऑफ सिंगल स्पीसीज, क्या कह रहा है भाई पॉपुलेशन। अब एक्सप्लोजन सिंपली मींस क्या, विस्फोट मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाना। तो जब किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हो जाए, तो उसे हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो सिंपली डिफाइन कैसे कर सकते हैं भाई, ट्रिमेंडस इंक्रीज मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज होना। तो हम लोगों ने क्या मेंशन किया हुआ है भाई कि ट्रिमेंडस इंक्रीज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाना, इन साइज मतलब जनसंख्या की आबादी में, या फिर ग्रोथ रेट, या जब उसका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए उस पॉपुलेशन का, तो क्या कहा जाता है भाई, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफाइन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड व्हाट आर इट्स काउजेज। तो हम लोगों ने डिफाइन क्या किया भाई कि ट्रिमेंडस इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट या फिर उसकी संख्या जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है। अब बात यह आती है भाई कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या जनसंख्या की वृद्धि इतनी ज्यादा अगर हो रही है तो क्यों हो रही है। तो सिंपल सा भाई छोटा छोटा आंसर है, वो आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। कैसे भाई, तो सोच के देखिए कि सबसे पहला अगर मोर्टिलिटी रेट घट जाए, या फिर सिंपली मोर्टिलिटी का मतलब होता है भाई डेथ रेट। क्या होता है भाई, डेथ रेट। अगर मरने का रेट ही घट जाए, लोग मरना ही कम हो जाए लोगों का, तो बताइए भाई जनसंख्या बढ़ेगा कि घटेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा या घटेगा। सिंपल है भाई कि जब डेथ नहीं हो रही है तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ही। तो सबसे पहला कारण है भाई देखिए काउज डिक्रीज्ड डेथ रेट, कहते हैं मृत्यु दर में क्या हो गई भाई, घट गई है, जिस कारण से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो गया भाई, बढ़ गया है। इसी को हम लोग कह रहे हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सेकेंड, ये तो था भाई ओवरऑल डेथ रेट, जो लोगों का जो बूढ़े हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उनके डेथ रेट की बात कर रहे हैं। सेकेंड, कहते हैं कि जो मदर बच्चे को जन्म देने वाली है, पहले के जमाने में गांव में ऐसा होता था 1970s 1980s के दौरान कि जो फीमेल बच्चे को जन्म दे रही है, मेडिकल फैसिलिटी इतना अच्छा नहीं होता था, लोग डॉक्टरों के पास नहीं जा पाते थे, घर में ही बच्चे की डिलीवरी होती थी। तो ऐसे कंडीशन में फीमेल्स का डेथ रेट, जो मां थी उनका डेथ रेट क्या था भाई, ज्यादा था। लेकिन अब के टाइम में ऐसा नहीं है, मतलब जो मदर थी उनका भी मोर्टिलिटी रेट क्या हो गया भाई, घट गया है, जिस कारण से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, डिक्लाइंड मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। मैटरनल यहां मदर को कहा जा रहा है जो बेबी को जन्म देने वाली है, मोर्टिलिटी रेट मतलब डेथ रेट। अब भाई तीसरा कि पहले अगर आप लोग पूछिएगा दादा दादी से
तो वो बताएंगे कि भाई सबके घर में अगर 4-5 बच्चा है तो 1-2 तो भाई पक्का मर ही जाता था, या तो जन्म लेने के साथ मर जाए, या तो फिर कुछ समय 5 साल 7 साल 10 साल, मतलब कोई ना कोई भाई घर में किसी ना किसी कारण से, कोई डिजीज होने के कारण से या डिजीज का ट्रीटमेंट ना हो पाया, उस कारण से भाई लोगों की डेथ हो जाती थी। तो भाई उस टाइम पर जो बच्चा जन्म लेता था वो बच्चा जन्म के साथ जिंदा ही रहे, इस बात का गारंटी भाई थोड़ा कम था। मतलब नवजात शिशु के मरने का दर थोड़ा ज्यादा था, और यही अभी मेडिकल फैसिलिटी के इंक्रीज होने के कारण से घट चुका है। मतलब जो नए बच्चे जन्म ले रहे हैं उनका डेथ रेट क्या हो गया भाई, घट गया है, जिसके कारण से पॉपुलेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। और यह भी कहीं ना कहीं कारण है किसका भाई, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। तो भाई अपने पास थर्ड पॉइंट हो गया डिक्रीज्ड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब नवजात, मोर्टिलिटी रेट मतलब मृत्यु दर। फिर नेक्स्ट अगर बात करेंगे भाई इंक्रीज्ड नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। हम लोगों को पता है, सभी को पता होगा कि इंडिया में यूथ का नंबर ज्यादा है। यूथ मतलब क्या भाई, वो लोग जो अब क्या कर सकते हैं, बच्चे को जन्म देने में कैपेबल है। जो रिप्रोडक्टिव एज वाले लोग हैं यहां उनका संख्या बहुत ज्यादा है। जब उनका संख्या ज्यादा है तो भाई रिप्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, और रिप्रोडक्शन अगर ज्यादा हुआ तो भाई बच्चे का संख्या भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस कारण से भी यहां पर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या है भाई, ज्यादा है। तो ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है किसके लिए भाई, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए। तो फोर्थ पॉइंट हो गया भाई इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। और सबसे आखिरी इंक्रीज्ड हेल्थ फैसिलिटी एंड बेटर लिविंग कंडीशन। पहले के जमाने में इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, इतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं हुआ करते थे जिनसे ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो पाए, तो भाई तभी डेथ रेशियो ज्यादा थी, तभी डेथ रेट ज्यादा थी। लेकिन अभी के कंडीशन में सब कुछ भाई हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छा है, हमारे पास लिविंग कंडीशन भी बहुत अच्छा है। कुछ भी हो जाए तुरंत से हम लोग एम्बुलेंस को फोन करते हैं और हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो भाई इस कारण से भी डेथ रेट में क्या हुई है, कमी आई है। तो हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यह भी कारण है इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी एंड बेटर लिविंग कंडीशन। अब भाई आप लोगों के दिमाग में जाना चाहिए कि सर जी ये तो अच्छी बात है, लोग नहीं मर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट घट गया है, बहुत अच्छी बात है। इन्फेंट डेथ रेट घटा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। कह रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव एज वाले लोगों का संख्या ज्यादा है, और भी अच्छी बात। कह रहे हैं हेल्थ फैसिलिटी बढ़ गया है, बेटर लिविंग कंडीशन में। तो सर जी इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को पता है कि हमारे पास तो भाई लिमिटेड अर्थ का लैंड एरिया है। तो अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो नुकसान भाई हम ही को है। अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लोगों के पास खाना सही तरीके से नहीं मिलेगा, लोग बीमार पड़ने लगेंगे, हेल्थ की जो ट्रीटमेंट होनी चाहिए, जो डिजीज लोगों की ट्रीटमेंट होनी चाहिए, जो हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए, वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। क्योंकि भाई यहां लोगों का संख्या बढ़ गया है तो हर चीज के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो कुछ लोग बहुत ही ज्यादा सफर करेंगे। तो जरूरी है कि पॉपुलेशन बढ़े, लेकिन एक लिमिटेड वे में, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ जाए। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। यह भी क्वेश्चन आया हुआ भाई कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तुम लोग आराम से लिख सकते हैं भाई कि अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगी तो लोगों में बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों में भाई भूखमरी बढ़ेगा, लोग ज्यादा बीमार पड़ेंगे। तो ऐसे ही हम लोग बहुत सारे इश्यूज को हम लोग यहां रख सकते हैं भाई कि अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाए तो क्या क्या हम लोगों को नुकसान होगा। इस लैंड पर लोगों की संख्या अगर बढ़ती जाए तो भाई क्या होगा, इस लैंड पर भी तो भार बढ़ता जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। हम लोगों को रहने के लिए बहुत ज्यादा लैंड एरिया चाहिए होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, हम लोग जंगलों की कटाई करेंगे। अगर आप पेड़ पौधों को काट रहे भाई तो क्या होगा, पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा। जो जंगल में एनिमल्स वगैरह रह रहे हैं उनके लिए क्या हो जाएगा भाई, हैबिटेट खत्म हो जाएगा। अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी घटता जाएगा तो हमारा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा भाई, अनबैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर सीक्वेंस में देखेंगे भाई तो हमें कई तरीके का नुकसान दिख जाएगा। तो आप लोग अगर ये क्वेश्चन आए एग्जाम में व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो आप लोग लिखिएगा भाई, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बढ़ने से इतना सारा नुकसान हो रहा है,
तो भाई क्या हमें इसे रोकना नहीं चाहिए? कहते हैं कि 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग, यहां देखिएगा भाई, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, ये सेंसस क्या है भाई? जनगणना। आपको पता होना चाहिए कि जनगणना हर एक 10 साल के बाद होती है। याद रखिएगा भाई कि जनगणना हर एक 10 साल के बाद होती है, फर्स्ट 4 मंथ में। मतलब अगर सेंसस 2001 में हुआ है तो नेक्स्ट सेंसस कब हुई होगी? 2011 में। अब नेक्स्ट कब होने वाला होगा भाई? 2021। मतलब जब हम लोग 2021 में अगले साल जाएंगे तो हम लोगों को ये प्रोसेस देखने को मिलेगा भाई, सेंसस। बहुत सारे लोग इस प्रोसेस से जुड़े होंगे, सबके घर जाएंगे, वहां पूछेंगे भाई कि आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, तो वो सारा डाटा इंफॉर्मेशन लिया जाएगा। तो कह रहे हैं ये सेंसस याद रखिएगा हर एक 10 साल में होती है और फर्स्ट 4 मंथ, ताकि भाई ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को ना मिले। पता चले कि जनवरी में यहां पर हमारे स्टेट में अगर भी सेंसस दिसंबर में कहीं और हो रहा है और जनवरी वाला यहां का डाटा वहां के दिसंबर वाले के साथ ऐड किया गया, तब तो पता चलेगा कि हो सकता है भाई यहां कुछ प्रॉब्लम हो गई, यहां का जनसंख्या घट गया, या फिर बहुत सारा यहां पर बर्थ हो गया, यहां का पॉपुलेशन बढ़ गया, तो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए ये फर्स्ट 4 मंथ में ही किया जाता है और हर एक 10 साल में होता है। तो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ये एनसीईआरटी का डाटा है भाई, इसलिए हम लोग 2001 को ही कंसीडर कर रहे हैं। 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग अगर ग्रोथ रेट की बात करी जाए तो 1.7% है। कितना भाई? 1.7%। मतलब हर एक 1000 पे 17 लोग बढ़ते जा रहे हैं। कितना भाई? 17 पर 1000। एक साल में 1000 पे कितने लोग बढ़ जा रहे हैं भाई? 17 लोग। मतलब अगर इस पर्टिकुलर एरिया में 1000 जन है तो एक साल के बाद यहां कितना देखने को मिलेगा भाई? 1017। मतलब एक साल में 1000 पर 17 लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो ये था भाई 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। कहते हैं अगर यही पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बना रहा तो आज से मतलब 2001 से 33 साल के बाद जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड का वो डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? डबल। याद रखिएगा कि अगर 1.7% ही पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बना रहा तो 33 इयर्स के बाद यहां का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा भाई? डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? डबल। और पॉपुलेशन ग्रोथ अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो हम लोगों ने भाई कंसीक्वेंसेस अभी पढ़ रखा है कि भाई अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, भूखमरी ज्यादा होगी, लोग बीमार ज्यादा पड़ेंगे, रहने के लिए ज्यादा लैंड एरिया चाहिए होगा, तो यहां पर जंगलों की कटाई होगी, जंगलों की कटाई होगी तो पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा, पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा भाई, साथ ही स्पीसीज का क्या हो जाएगा भाई? लॉस होगा। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी अगर घटता है, इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे कंसीक्वेंसेस को हम लोग लिख सकते हैं। अब भाई हम लोग ये पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो तो गया है, कॉज भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोका कैसे जा सकता है। देखिए भाई, अब अगर हम लोगों को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकना हो, भाई क्वेश्चन यहां से भी आता है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो आप लोग खुद से सोचिए भाई और कुछ पॉइंट आउट कीजिए कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से कैसे बचा जाए। तो जब हम गांव जाते हैं, इवन जबकि 21st सेंचुरी का ये 2020 चल रहा है, फिर भी आप अगर गांव जाते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चे, जहां पर लड़कियों का 12-13 साल हो रहा है या उससे भी कम, लड़कों का जहां 15 से 17 साल या 18-19 साल हो रहा है, उन छोटे बच्चों का भी शादी करा दिया जाता है। अब उस कंडीशन में सोचिए भाई कि अगर कोई फीमेल 12-13 साल की उम्र से अगर बच्चा पैदा करना शुरू करती है तो भाई हो सकता है कि वो 30-32 साल या 35-40 साल तक आते आते 5-6 बच्चे को जन्म दे दे। तो भाई इस कंडीशन में जनसंख्या या पॉपुलेशन हमेशा ही बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं, और इसमें भाई सबसे बड़ा नुकसान है कि वो जो बच्चे को जन्म दे रही है उसके साथ भी कई सारे हेल्थ इशू होंगे। तो भाई कहीं ना कहीं हम लोगों को समझदार बनना पड़ेगा और इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो मैरिजेबल एज है, जो लड़कों के लिए 21 साल फिक्स किया गया है
और लड़कियों के लिए 18 ईयर फिक्स किया गया है, उससे पहले हम लोग शादी ना करें और ना ही करने दें। तो भाई इस चीज को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है भाई कि रेजिंग मैरिजेबल एज अप टू 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज। लड़कियों के लिए कितनी होनी चाहिए भाई? 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल। इससे कम उम्र में तो शादी होनी ही नहीं चाहिए, तब जाके पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। फिर सेकंड अगर पॉइंट की बात करेंगे भाई, तो ऐसे कपल्स जिनका छोटा परिवार है, मतलब ऐसे लोग जो 1 से 2 बच्चे ही जन्म दे रहे हैं, उनको कुछ भाई एडवांटेजेस मिलना चाहिए। जैसे कि उनको प्रेफरेंस मिलना चाहिए भाई गवर्नमेंट जॉब में या किसी भी काम में। तो लोगों के बीच में ऐसी बातें होंगी कि भाई हम लोग भी कम से कम बच्चे को जन्म दें। अब पता चले भाई कि घर में ही 8-9 पूरा क्रिकेट टीम बना हुआ है, तो भाई आप सोच के देखिए, क्या सभी को जॉब मिल पाना या सभी को बराबर तरीके से हर चीज मिल पाना संभव है क्या? नहीं। तो कोशिश किया जाए कि परिवार छोटा हो। तो भाई छोटा कैसे होगा? या तो आप खुद जागरूक बनिए, या फिर जो लोग छोटे परिवार को रखे हुए हैं उनको कुछ एडवांटेज दिया जाए, तो लोग कम से कम उसी लालच में आके अपना परिवार छोटा रखें। तो भाई सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? कपल्स विथ स्मॉल फैमिलीज शुड बी गिवन एडवांटेजेस। क्या मिलना चाहिए भाई उनको? एडवांटेज। थर्ड पॉइंट की अगर बात करेंगे, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन शुड बी यूज्ड। कहते हैं कि लोगों को बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस जैसे कंडम वगैरह यूज करना चाहिए, ताकि भाई यहां पर बच्चे के जन्म लेने का चांसेस थोड़ा कम हो। तो भाई इससे क्या होगा कि यहां पर सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बना रहेगा और साथ ही पॉपुलेशन के बढ़ने का चांसेस भी क्या होगा भाई? कम होगा। तो तीसरा पॉइंट हो गया भाई, बर्थ कंट्रोल ऑप्शन शुड बी यूज्ड। अब यहां फोर्थ पॉइंट की अगर बात करेंगे भाई, तो इससे ही रिलेटेड फोर्थ पॉइंट है कि लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, ताकि भाई आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज कीजिए। अब ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या है भाई? ऐसे प्रोसेसेस या मेथड्स जिनमें फीमेल के प्रेग्नेंट होने का चांसेस घट जाए या फिर कम हो जाए या ना हो, ऐसे प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं भाई? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब लोगों को मोटिवेट करना है, कैसे? लोगों को यह बताया जाए। अब लोग भाई देखिए, हमारा जो समाज है वो इतना छोटा सोच वाला है कि लोगों को मार्केट जाकर अगर कंडोम खरीदना हो तो वहां बोलने में शर्म आती है कि भाई हम कंडोम कैसे मांगेंगे, लोग क्या सोचेंगे। नहीं, ऐसा सोच नहीं होना चाहिए भाई। इन्हीं सोच को अगर हम लोग रखेंगे तो हम लोग अपने समाज का बेटरमेंट या अपने सोसाइटी का बेटरमेंट नहीं कर सकते। लोगों को इन सब चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए, मोटिवेट करना पड़ेगा कि भाई आप ऐसे चीजों को यूज कीजिए। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वासेक्टोमी, जो कि वास डिफरेंस का कटिंग होता है, जिस कारण से स्पर्म भाई बाहर नहीं आएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो उन लोगों को लगता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ करा लिया तो शायद मेरे शारीरिक स्वास्थ्य पर कोई नुकसान हो। नहीं भाई, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो लोगों को इन सभी बातों की जानकारी देनी होगी, तभी जाके लोग क्या होंगे भाई? मोटिवेट होंगे किस चीज को यूज करने के लिए? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करने के लिए। तो भाई इन 4 पॉइंट्स को अगर देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है और हम लोगों को याद भी रखना है भाई, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मेथड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो सबसे पहला, मैरिजेबल एज बढ़ा देना चाहिए लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21, जो हमारे गवर्नमेंट ने भी ये किया हुआ भी है। सेकंड पॉइंट कि छोटे परिवार वालों को फैसिलिटीज या एडवांटेजेस दिया जाना चाहिए, ताकि लोग भी उनको देखकर अपना परिवार छोटा रखें। तीसरा पॉइंट कि भाई बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस को हमें यूज करना चाहिए। और चौथा पॉइंट, और भी लोगों को हम लोग को मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज कर पाए। अब चलिए भाई थोड़ा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होता क्या क्या। लेट्स नाउ सी व्हाट आर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। भाई ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते क्या है? तो सिंपली ऐसे मेथड्स या प्रोसेसेस जिनसे फीमेल को प्रेग्नेंट होने से रोका जाए, इसको क्या कहा जाता है भाई? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो भाई डिफाइन कैसे करेंगे? द मेथड्स और प्रोसेस, ध्यान से देखिएगा भाई, ऐसे मेथड्स या प्रोसेस बाय विच अ फीमेल इज प्रिवेंटेड ऑफ गेटिंग
प्रेग्नेंट, मतलब ऐसे मेथड्स या प्रोसेसेस जिससे फीमेल को प्रेग्नेंट होने से बचाया जाए उसे क्या कहा जाएगा भाई? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। अब हम लोगों को देखना है भाई कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। फर्स्ट वन इज परमानेंट एंड सेकंड वन इज टेम्पोररी। पहला कौन सा भाई? परमानेंट मेथड, और दूसरा कौन सा है? टेम्पोररी। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि परमानेंट भाई अगर हो गया तो हो गया, अब दोबारा फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। टेम्पोररी मतलब इसमें कुछ समय तक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, बाद में वापस से फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। समझिएगा भाई, परमानेंट क्या कह रहा है कि अगर एक बार यहां पर ये प्रोसेस हो गया तो फीमेल वापस से प्रेग्नेंट नहीं होगी, जबकि टेम्पोररी क्या कहता है भाई कि अगर इस बार या ये ऐसा प्रोसेस है जहां कुछ समय तक तो फीमेल को प्रेग्नेंट होने से रोका जा सकता है, बट फर्दर फिर से फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, तो इसे कहा गया है टेम्पोररी। अब समझेंगे भाई कि परमानेंट में क्या होगा। तो परमानेंट की अगर बात करी जाए तो परमानेंट में सबसे पहला पॉइंट समझना है भाई कि यहां ब्लॉकेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स हो जाएगा। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें गैमिट के ट्रांसफर को रोका जाता है। मतलब जो मेल गैमिट स्पर्म है उसे फीमेल गैमिट तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया भाई? ब्लॉक्स ट्रांसफर ऑफ गैमिट। या फिर जो फीमेल ओवम है उसे एम्पुलरी थमस जंक्शन तक जाने नहीं दिया जाएगा। तो यहां गैमिट्स को रोका जा रहा है, जो या मेल गैमिट है तो फीमेल गैमिट तक ना पहुंचे, फीमेल गैमिट मेल गैमिट तक ना पहुंचे। तो यहां क्या किया जा रहा भाई? ब्लॉक्स ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स। अगर सेकंड पॉइंट की बात करेंगे भाई तो ये देखिए परमानेंट वाला पुअर रिवर्सिबिलिटी बता रहा है। क्या बता रहा है भाई? पुअर रिवर्सिबिलिटी। मतलब एक बार अगर आपने इस प्रोसेस को करा लिया है तो दोबारा भाई वापस से नॉर्मल कंडीशन आने का चांसेस बहुत कम है, इसलिए क्या कहा गया भाई? पुअर रिवर्सिबिलिटी। थर्ड भाई ये जो प्रोसेस है वो सर्जिकल होता है। क्या होता है भाई? सर्जिकल। तो यहां सर्जिकली इस प्रोसेस को किया जाता है। अब समझेंगे भाई कि सर्जिकली कौन कौन सा प्रोसेस है। तो मेल में सर्जिकल प्रोसेस ये परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वाला कौन सा है भाई? वासेक्टॉमी। कौन सा है भाई? वासेक्टॉमी। और अगर फीमेल में बात करी जाए तो फीमेल में होता है भाई ट्यूबेक्टॉमी। कौन सा होगा? ट्यूबेक्टॉमी। समझिएगा कि ये वासेक्टॉमी क्या बता रहा है। वासेक्टॉमी, टॉमी ये लास्ट में क्या लगा हुआ भाई? टॉमी। टॉमी का मतलब मैंने बताया था कटिंग। क्या बताया था भाई? कटिंग। और ये वासेक बता रहा है वास डिफरेंस। क्या बता रहा है भाई? वास डिफरेंस। मतलब ये जो टेस्टिस के बाद एपिडिडाइमिस से आगे ये जो वास डिफरेंस जा रहा था भाई, इस वास डिफरेंस को ही क्या कर दिया गया है? काट दिया गया है। तो जब ये वास डिफरेंस कट गया भाई तो यहां तक जो स्पर्म आया हुआ था ये अब आगे मूव नहीं कर पाएगा, वो वहीं रह जाएगा, वहीं डिजेनरेट हो जाएगा। तो भाई ये स्पर्म फीमेल तक कभी पहुंचेगा ही नहीं। तो इस प्रोसेस को कहा गया भाई वासेक्टॉमी। तो वासेक्टॉमी को डिफाइन कैसे करेंगे भाई? कटिंग ऑफ वास डिफरेंस इज नोन एज वासेक्टॉमी। तो क्या है भाई? कटिंग ऑफ क्या? वास डिफरेंस। इसको क्या कहा गया भाई? वासेक्टॉमी। सेकंड, अब हम लोग फीमेल की तरफ आते हैं भाई। तो फीमेल में बात करी गई है ट्यूबेक्टॉमी की। किसकी बात करी गई भाई? ट्यूबेक्टॉमी। अब ये ट्यूबेक्टॉमी क्या है? पहले तो यहां देख लेते हैं भाई, आखिरी में टॉमी लगा है मतलब कटिंग। अब ये ट्यूबेक क्या बता रहा है भाई? फैलोपियन ट्यूब। मतलब यहां इस कंडीशन में फैलोपियन ट्यूब काट दिया जा रहा है। क्या काट दिया जा रहा है भाई? फैलोपियन ट्यूब। अगर ये फैलोपियन ट्यूब काट दिया गया तो भाई ओवम यहां पर स्पर्म से मिल नहीं पाएगी। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होगा भाई? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो यहां फैलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया जा रहा है भाई? काट दिया जा रहा है। आप लोगों ने सुना होगा नसबंदी। ये नसबंदी क्या होता है भाई? इन्हीं को बांध दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है भाई? बांध दिया जाता है ताकि ये जो मेल गैमीट है ये आगे ना बढ़ जाए। तो इसको वापस से भाई ठीक भी किया जा सकता है। अगर इस थ्रेड को खोल दिया जाए तो वापस से ये रास्ता क्लियर हो जाएगा और स्पर्म आगे जा सकता है। ठीक है भाई। अब आइए भाई हम लोग नेक्स्ट टेम्पोररी या स्पेसिंग की तरफ चलते हैं। भाई सबसे पहला टेम्पोररी या स्पेसिंग में नेचुरल। यहां भाई हम लोग एक एक करके इन सभी को पढ़ेंगे अभी, फिर जाकर अपना चैप्टर कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले वाले नेचुरल। दूसरे की अगर बात करेंगे तो ये बैरियर मेथड। तीसरा है भाई केमिकल मेथड।
चौथा है हार्मोनल मेथड और पांचवा है आईयूसीडी इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या आईयूडी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। यहां पर हम लोग एक दो पॉइंट इन सभी चीजों के बारे में देख लेते हैं, फिर हम लोग डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। तो सबसे पहला भाई नेचुरल मेथड। नेचुरल मतलब साफ साफ है भाई कि किसी दूसरे चीज का यूज ना करते हुए नेचुरली अगर फीमेल को प्रेग्नेंट होने से बचाया जाए तो इसे कहेंगे नेचुरल मेथड। जैसे भाई कि सेक्सुअल रिलेशनशिप के दौरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म इजैकुलेशन से पहले अगर पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल दिया जाए और स्पर्म का इजैकुलेशन वेजाइना के बाहर हो तो भाई ये नेचुरल मेथड हुआ। अब स्पर्म बाहर अगर निकला हुआ है तो ये फीमेल के ओवम से मिल नहीं पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो ये किसमें पढ़ेंगे भाई? नेचुरल मेथड। फिर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है सेफ पीरियड और डेंजर पीरियड के बारे में, कि कुछ हम लोगों ने पढ़ा था भाई कि इस पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कुछ ऐसे भी समय होते हैं जब फीमेल के प्रेग्नेंट होने का चांसेस बहुत कम होता है। तो भाई अगर सेफ पीरियड में ही सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया जाए तो फीमेल के प्रेग्नेंट होने का चांसेस बहुत कम है। तो भाई यहां भी किसी अदर चीज का यूज नहीं किया गया है तो ये भी क्या हो जाएगा भाई? नेचुरल मेथड। तो भाई ऐसे ही हम लोग बातों को पढ़ेंगे इस नेचुरल मेथड में। फिर सेकंड है भाई बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में क्या आएगा भाई? तो बैरियर मेथड में आएगा भाई कॉन्डोम। अब कॉन्डोम की अगर बात करेंगे तो भाई ये क्या करेगा? ये पेनिस के ऊपर पे एक रबर का स्ट्रक्चर है। अब यहां से स्पर्म बाहर तो निकला पेनिस से, लेकिन फिर ये फीमेल बॉडी के अंदर या वेजाइना के अंदर डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है। तो इसको किस में रखेंगे भाई? बैरियर मेथड में। या और भी डिटेल्स पढ़ेंगे भाई डायफ्राम्स और वॉल्व्स के बारे में। फिर हम लोग बात करते हैं तीसरा केमिकल मेथड्स में। यहां केमिकल्स का यूज किया जाएगा जो स्पर्मिसाइड नेचर का होता है, मतलब जो स्पर्म को क्या कर देगा भाई? मार देगा। तो ऐसे केमिकल्स के बारे में हम लोग केमिकल मेथड्स में पढ़ेंगे। फिर हम लोगों को पढ़ना भाई हार्मोनल मेथड, कि भाई जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के डेरिवेटिव्स कुछ पिल्स वगैरह होते हैं जो फीमेल में ओव्यूलेशन वगैरह को रोक देता है या फिर आगे चलकर फीमेल को प्रेग्नेंट होने नहीं देगा, उन सभी बातों को पढ़ेंगे भाई हार्मोनल मेथड में। और फाइनली अपने पास है भाई आईयूसीडी इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रायूटेराइन मतलब यूटेरस के अंदर, मतलब ऐसे कुछ डिवाइसेस जो वेजाइना के थ्रू यूट्रस में क्या किया जाता है भाई? फिक्स किया जाता है, जिसके कारण से मेल और फीमेल गैमिट के फर्टिलाइजेशन का चांसेस ना होता है, ना के बराबर होता है भाई। तो ऐसे डिवाइसेस को आईयूसीडी कहा जाता है। इनमें पढ़ेंगे भाई हम लोग कॉपर टी के बारे में। तो इस तरीके से हम लोगों को कंप्लीट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ना है भाई, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोगों ने भाई कुछ जनरल इंफॉर्मेशंस को ले लिया है, आज हम लोगों ने चार्ट के फॉर्म में इसको समझ लिया है। कल सभी डिटेल्स को हम लोग देखेंगे। तो भाई नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग बने रहिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भाई बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए भाई